हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपका बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, यहाँ से यूपी बीएड में जो है सेकंड पेपर में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। 2025 में कौन से सवाल पूछे गए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहें और हर एक प्रश्न का यहाँ पर आप आंसर भी देते हुए चलिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं साथियों, जो यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे, 31 मई को आपका एग्जाम है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है नया स्कूली ढांचा क्या है? डबल स्टार लगाएं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न दोस्तों आपका 2025 में यूपी बीएड में पूछा जा चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नया स्कूली ढांचा क्या है? साथियों, जो पहले स्कूली ढांचा हुआ करता था वो हुआ करता था आपका 10+2। ठीक है, अब लेकिन यानी 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार जो है 5+3+3+4 हो गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 5+3+4 का मतलब क्या होता है? यह साथियों कोई एक गणित का फार्मूला नहीं है, बल्कि बच्चों की उम्र और उनके दिमाग के विकास के हिसाब से जो है स्कूली शिक्षा का नया बंटवारा जो है किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा क्या होता है। इसमें जो आपका 5+3+3+4 दिया है, इसमें 5 का मतलब क्या होता है साथियों? पहला जो है फाउंडेशन स्टेज ये कहलाता है। क्या भाई? जो पहला 5 वर्ष है ये आपका फाउंडेशन स्टेज कहलाता है बच्चों का। इसमें क्या भाई? इसमें 5 वर्ष की पढ़ाई होती है और इसमें बच्चा कितने वर्ष का होता है? 3 से 8 साल का होता है। ठीक है साथियों, इसमें जो है 5 वर्ष की पढ़ाई होती है और इसमें बच्चा जो है 3 से 8 साल तक का होता है। और इसमें कौन सी क्लास की बच्चा पढ़ाई करता है? शुरुआती के 3 साल जो होते हैं साथियों, शुरुआती के जो 3 साल होते हैं ये प्ले स्कूल आंगनवाड़ी होता है। उसके बाद बचता है आपका 2 साल। 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 की जो है पढ़ाई करता है। तो ये आपका 5 साल पूरा हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर 3, जो 5+3 यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको साथियों बोलते हैं प्रीपरेटरी स्टेज, इसे कहा जाता है। इसमें दोस्तों बच्चा 3 वर्ष की पढ़ाई करता है। ठीक है, अब 3 वर्ष की पढ़ाई में इसमें कितनी उम्र इसकी हो जाती है? 8 से 11 वर्ष का इसमें बच्चा हो जाता है। ठीक है, इसमें किस क्लास की पढ़ाई करता है बच्चा? 3, 4, 5। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब उसके बाद बचता है यहाँ पर फिर 3 आता है। अब इसमें 3 का मतलब क्या है? ये आपका मिडिल स्टेज होता है। साथियों, ये जो मिडिल स्टेज है ये भी आपका, इसमें 3 वर्ष की पढ़ाई होती है। अब बच्चा कितने वर्ष का हो जाता है? अब बच्चा जो है 11 से 14 वर्ष का हो जाता है और इसमें किस क्लास की पढ़ाई होती है? 6, 7, 8। ठीक है, इसमें बच्चा जो है 6, 7, 8 जो है कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है लास्ट 4। अब 4 का मतलब दोस्तों क्या है? इसे बोलते हैं आपका सेकेंडरी स्टेज। क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। इसमें जो है 4 वर्ष की पढ़ाई होती है और अब इसमें बच्चा कितने वर्ष का हो जाएगा? 14 से 18 वर्ष का हो जाएगा और इसमें किस क्लास की पढ़ाई करेगा? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नया स्कूली ढांचा जो है साथियों वो है आपका 5+3+3+4। ये प्रश्न आपका पेपर में पूछा गया 2025 में। हमने इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको याद हो जाए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। NEP 2020 के अनुसार जो है बाल वाटिका में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले साथियों हमने आपको बताया है। इस प्रश्न का आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर 3 से 6 वर्ष, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए सरकारी नीति के अनुसार साथियों बुनियादी साक्षरता के जो है तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी में जो है शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि NEP 2020 के अनुसार बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF
2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। देखिएगा एनईपी से क्वेश्चन बनता है पेपर में, एनसीएफ से भी सवाल बनता है पेपर में। यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अधिनायक की होती है, सुगमकर्ता की होती है, या मार्गदर्शक की होती है, या आपका नेता की होती है? बताओ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बता सकते हो आप लोग। चलिएगा, यहाँ पर जो दोस्त जा रहे हैं सुगमकर्ता ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, एनसीएफ 2005 जो है स्पष्ट करता है कि शिक्षक जो है, शिक्षक ज्ञान का प्रदाता नहीं बल्कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाला होता है। ठीक है, और साथियों ये प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बुद्धिलब्धि आईक्यू मापने का सही सूत्र क्या है? ये भी प्रश्न साथियों आपका पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू जो है मापने का सही सूत्र क्या होता है? दोस्तों, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं, यूपी बीएड में थोड़ा सा सामान्य स्तर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बिहार बीएड में जो है थोड़ा सा अप कर दिया जाता है लेवल को। ठीक है, चलिएगा, लेकिन भाई बिहार बीएड वाले अगर इस क्लास को कर रहे हैं तो नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा ही करेगा। बताओ, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हो। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू का जो साथियों फार्मूला होता है वो होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ऑप्शन नंबर सी पर जो दोस्त जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, और ये प्रश्न आप लोग रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। ठीक है, हो सकता है साथियों यहाँ से प्रश्न आ जाए, एनईपी से, एनसीएफ से, और आपका जो आपका बुद्धिलब्धि फार्मूला है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इस क्लास को करिएगा आप लोग। अगला सवाल देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भारत में जो है कब लागू हुआ? डबल स्टार इस क्वेश्चन पर भी आप लोग लगा लीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बताइएगा? चलिएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर प्रयास करेंगे। जो लोग जा रहे हैं 1 अप्रैल 2010 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा है ये भी आपसे पूछेगा, तो आप कहेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो है आपका 2009। ठीक है, और ये भारत में दोस्तों लागू कब हुआ? याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू हुआ। ए ऑप्शन पर जो दोस्त यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, कक्षा में जो है विविध पृष्ठभूमि वाले छात्रों को जो है पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक ही पद्धति अपनानी चाहिए, छात्रों को स्वयं पढ़ने देना चाहिए, विविध रणनीतियां अपनानी चाहिए, केवल तेज छात्रों पर जो है ध्यान देना चाहिए? बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाई देखिएगा, क्वेश्चन के नंबर पर आप लोग मत जाइएगा, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बस आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के नंबर पर आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, चलो भाई, यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं यहां पर विविध रणनीतियां अपनाना, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो कक्षा में विविध पृष्ठभूमि वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध रणनीतियां अपनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए आप एक शिक्षक है, एक क्लासरूम में जो है आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब उसमें देखिएगा विविध पृष्ठभूमि के बच्चे रहते हैं, यानी कोई किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है, यानी कोई ऐसा बच्चा होता है जिनको आपको जो है बहुत ज़्यादा फोर्स करके समझाना पड़ता है। फोर्स का मतलब ये होता है कि कई विधियां अपनाना पड़ता है सिखाने के लिए, और कोई बच्चा ऐसा होता है जो तुरंत चीज़ों को समझ जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है कि आपको जो है विविध रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। जिस तरीके का बच्चा होगा उस तरीके से आपको उसको समझाना चाहिए, यानी उसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, अधिगम का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? बताएं, अधिगम का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुभवात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या होता बताइएगा? चलिए उत्तर दीजिएगा, शिक्षण का साथियों अंतिम उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं, सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए। बताओ, पाठ्यक्रम समाप्त करना, परीक्षा की तैयारी, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, समय व्यतीत करना। बताएं, टीचिंग का जो है साथियों अंतिम उद्देश्य क्या है? आप जानते होंगे, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार जो है शिक्षा का जो चरम लक्ष्य छात्र का जो है चहुमुखी या सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। अगला सवाल देखें,
शिक्षक का मूल कार्य क्या होता है, बता दीजिए आप लोग। शिक्षक का जो है मूल कार्य क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या भाई? अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को नोट्स देना, अधिगम को सुगम बनाना, परीक्षा लेना। बताइएगा सही उत्तर क्या है? फटाफट आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं अधिगम को सुगम बनाना, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शिक्षक का दोस्तों जो मूल कार्य होता है वो आपका होता है अधिगम को सुगम बनाना। ए ऑप्शन यहां पर, सी ऑप्शन पर जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल, शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य क्या है, बताएं। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर सभी प्यारे दोस्त यहां पर करेंगे। सामाजिक समायोजन, सांस्कृतिक विरासत, समाज में परिवर्तन लाना, उपयुक्त सभी। शिक्षा का जो है साथियों सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त उत्तर कर सकते हैं। दोस्तों शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार जो है शिक्षा समाज में जो है समायोजन, संस्कृति का संरक्षण और प्रगतिशील बदलाव तीनों जो है लाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो लोग डी ऑप्शन पर गए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए भाई, शिक्षक को जो है विद्यार्थियों में किस प्रकार का व्यवहार विकसित करना चाहिए, बताएं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या, फटाफट आप लोग यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। शिक्षक को जो है विद्यार्थियों में किस प्रकार का व्यवहार विकसित करना चाहिए? प्रतियोगिता का, आलोचना का, सहयोग का, निष्क्रियता का। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं सहयोग, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों सामाजिक अधिगम और एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है छात्रों में स्वस्थ सामाजिक विकास के लिए सहयोगात्मक भावना अनिवार्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। थोड़ा सा भाई स्पीड के साथ चलेंगे, क्यों? क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और आप जानते हैं कि आपका एग्जाम जो है बहुत करीब है। ठीक है, एक कक्षा जो है, एक अच्छा शिक्षक कैसे कक्षा का प्रबंधन करता है? डर से, यानी डर का माहौल बनाकर, नियम से, नियम कानून लगाकर, मित्रता से, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर मित्र बनकर, और आपका दिया है यहाँ पर प्रेम से। बताइएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। एक अच्छा शिक्षक जो है कैसे कक्षा का प्रबंधन करेगा? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, प्रेम से, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार जो है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और प्रेमपूर्ण व्यवहार से जो है कक्षा में सबसे बेहतर जो है अनुशासन बनता है। आप सभी जानते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक को जो है पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? कक्षा सजाना चाहिए, पाठ योजना बनाना चाहिए, प्रश्न पत्र बनाना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए? बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर करें, फटाफट बताइएगा आप लोग। चलिए सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए। अच्छा, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, पाठ योजना बनाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी साथियों एक शिक्षक को पढ़ाने से पहले जो है एक पाठ योजना तैयार कर लेनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ानी है, किस तरीके से पढ़ानी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब्लूम के अनुसार अधिगम के जो है कितने क्षेत्र माने गए हैं, बताओ? 2, 3, 4 और आपका दिया है 5। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो। साथियों ब्लूम के अनुसार जो है ब्लूम के अनुसार अधिगम के जो है 3 क्षेत्र माने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र? पहला आपका साथियों संज्ञानात्मक, जिसे कॉग्निटिव अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके बाद दूसरा होता है साथियों आपका भावनात्मक, जिसे अफेक्टिव बोलते हैं। और तीसरा आपका है साथियों क्या भाई? क्रियात्मक, यानी जिसे साइकोमोटर बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लूम के अनुसार अधिगम के साथियों 3 क्षेत्र माने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखिए सभी बच्चे, कोई बालक जो है तेजी से चीजें सीखता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सभी प्यारे दोस्त करेंगे, फटाफट आंसर बताओ। कोई बालक जो है तेजी से चीजें सीखता है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? अभ्यास, बुद्धि लब्धि, रुचि और आपका दिया है आयु। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पर बताएं। तो साथियों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बुद्धि लब्धि। क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार साथियों तीव्र बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू बालक की जो है संज्ञानात्मक समझ और सीखने की गति को जो है बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया गया है ये आपका साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। और जो आईक्यू का यानी बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है ये आपका साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमने शुरुआत में ही आपको बताया है, उसको आप लोग रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखें, प्रेरणा का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतियोगिता को बढ़ाना,
और आपका दिया अधिगम के लिए ऊर्जा देना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना, शिक्षक की सहायता करना। बताओ प्रेरणा का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, मोटिवेशन का जो है मुख्य कार्य क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप यहां पर सभी प्यारे दोस्त कर सकते हो। चलिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी दोस्त यहां पर बताएं। दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। अच्छा जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, अधिगम के लिए ऊर्जा देना, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा अधिगम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। अधिगम का मतलब क्या दोस्तों, आप कह सकते हो लर्निंग, आप समझ गए होंगे। लर्निंग यानी सीखना आप कह सकते हो। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना या लर्निंग। ठीक है, जब आप कोई चीज सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं भाई, लर्निंग बोलते हैं या उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो प्रेरणा का साथियों मुख्य कार्य क्या होता है, अधिगम के लिए ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। बताओ चित्र है, मॉडल है, चार्ट है और आपका दिया है अनुभव यानी एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं, बताइए। चलिएगा सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री जो है क्या होता है, वो होता है साथियों आपका एक्सपीरियंस, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुभव। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आप सभी दोस्तों को पता है एक्सपीरियंस से जितना ज़्यादा सीखा जा सकता है उतना ज़्यादा जो है आप किसी चीज़ को रट कर नहीं सीख सकते हैं। अगर आप अनुभव करेंगे तो ज़्यादा जल्दी चीज़ें आप सीखते हैं। क्यों भाई, शैक्षिक उद्देश्य जो है किस पर आधारित होता है, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। शैक्षिक उद्देश्य जो है किस पर आधारित होता है, पाठ्य पुस्तक पर, शिक्षकों की रुचि पर, छात्रों की आवश्यकताएं पर, परीक्षा पद्धति पर। बताएं शैक्षिक उद्देश्य जो है किस पर आधारित होता है। जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, छात्रों की आवश्यकताएं पर, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ तो आइएगा यहां पर देखिएगा आप लोग साथियों क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्य जो है किस पर आधारित होता है, तो ये साथियों आपका छात्रों की आवश्यकताओं पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में जो है सभी शैक्षिक उद्देश्य और पाठ्यक्रम बालकों की आवश्यकताओं और स्तर के अनुरूप जो है तय होता है। ठीक है, तो जो भी दोस्त यहाँ पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखें, व्यवहार परिवर्तन जो है शिक्षा की पहचान है, यह जो है किसके द्वारा कहा गया, जॉर्ज डेवी, स्किनर, थॉर्नडाइक और आपका दिया है वुडवर्थ। साथियों ये सभी जो है मनोवैज्ञानिक है। क्या, ये सभी जो है मनोवैज्ञानिक है। जब आप आगे जो है बीएड करेंगे और बीएड की अगर आप क्लासेस करेंगे तो आप लोग मनोवैज्ञानिक को भी पढ़ेंगे इन सभी को। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए बीएड कर रहे हैं और क्लास नहीं कर रहे हैं तो आप कब पढ़ेंगे इसको, जब आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे, सी टेट की तैयारी करेंगे, तब आप ये सारी चीज़ें जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्यवहार परिवर्तन जो है शिक्षा की पहचान है, यह जो है किसके द्वारा कहा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्किनर के द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर और गिलफोर्ड के अनुसार जो है अधिगम का मूल अर्थ ही व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन या परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपको इतनी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना सा ध्यान रखें, व्यवहार परिवर्तन शिक्षा की पहचान है, यह किसके द्वारा कहा गया, स्किनर के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल देखें, अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसका कथन है, इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। अधिगम का अर्थ जो है व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन साथियों किसका है, यह भी कथन दोस्तों आप देखेंगे स्किनर का है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, यहां पर दिया साथियों देखिएगा, टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस में कौन कौन से तत्व जो है सम्मिलित होते हैं, आप लोग बताइएगा। टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, इसमें जो है साथियों कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, इस प्रश्न का सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं शिक्षक, छात्र और आपका पाठ्यक्रम, वो बिल्कुल राइट है। साथियों टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस में इसमें साथियों आप देखेंगे कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं। एक आपका शिक्षक यानी टीचर, उसके बाद छात्र यानी आप कह सकते हो भाई क्या भाई स्टूडेंट जो आपके होते हैं। ठीक है, उसके बाद साथियों आपका पाठ्यक्रम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, समग्र शिक्षा का अर्थ क्या है, इस प्रश्न का उत्तर सभी दोस्त कर सकते हैं। समग्र शिक्षा का अर्थ क्या होता है, केवल पाठ्यक्रम आधारित होता है, परीक्षा फल आधारित होता है, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक विकास आधारित होता है,
केवल जो है सैद्धांतिक शिक्षा होता है? इस प्रश्न का उत्तर सभी प्यारे दोस्त करेंगे। अच्छा भाई, जो लोग क्लास में जुड़ चुके हैं कृपया करके सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं बिल्कुल आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें। शेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर दीजिएगा, इतना ही काफ़ी होगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताएं। और इसमें दोस्तों कोई चार्ज, कोई पैसा आपका नहीं लगता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। ठीक, तो समग्र शिक्षा का अर्थ दोस्तों क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आपका सामाजिक विकास। ठीक है भाई, तो समग्र शिक्षा का दोस्तों साथियों अर्थ होता है, वो होता है आपका बौद्धिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका साथियों यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, कक्षा में जो है छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हों तो शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए? उन्हें कक्षा से निकाल देना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए, कारण समझकर उपाय करना चाहिए, प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए? बताइए। आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। कक्षा में छात्र जो है अनुशासनहीनता कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और एक क्लासरूम में हैं और वहाँ पर जो है बच्चे अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें कक्षा से बाहर निकाल देंगे? जी नहीं, ये आपका नेगेटिव टर्म हो जाएगा। उन्हें कक्षा से बाहर नहीं निकालना है, उनको दंड भी देना नहीं है, उनको मारना पीटना भी नहीं है भाई। कारण समझकर साथियों उपाय करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सभी प्यारे दोस्त करेंगे यहाँ पर। चलिए, शिक्षा का जो है मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। समाज, विद्यार्थी की जरूरत, शिक्षक का अनुभव, पाठ्यक्रम। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की जरूरत। जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा का साथियों मनोवैज्ञानिक आधार जो होता है वो होता है आपका विद्यार्थी की जरूरत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा भाई, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? ब्रूनर के द्वारा, पियाजे, जॉन डुई, थॉर्नडाइक। इस प्रश्न का उत्तर क्या? सभी प्यारे दोस्त आंसर करें फटाफट भाई। चलिएगा, लर्निंग बाय डूइंग यानी इसका मतलब होता है दोस्तों करके किसी चीज को सीखना। तो ये सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? जॉन डेवी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, पाठ्य योजना बनाते समय जो है किसका ध्यान रखना चाहिए? बताएं। पाठ्यक्रम का, समय का, उद्देश्य का, उपयुक्त सभी का। 21 का सभी यहाँ पर दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। बताएं, पाठ योजना बनाते समय जो है किसका ध्यान रखा जाता है? सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम का भी ध्यान रखा जाता है, समय का भी रखा जाता है, उद्देश्य का भी रखा जाता है, यानी पर्पज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, पाठ योजना यानी लेसन प्लान के निर्माण में जो है शिक्षण उद्देश्यों, उपलब्ध समय और पाठ्यक्रम की सीमाओं तीनों का जो है ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। बहुत शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल, एक अच्छा शिक्षक जो है सबसे पहले क्या करता है? कक्षा का अनुशासन, विषय का ज्ञान, छात्रों की समझ, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन। बताओ, एक अच्छा शिक्षक जो है सबसे पहले क्या करता है? बताओ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। यहां पर जो दोस्त जा रहे छात्रों की समझ, ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार जो है सफल शिक्षण के लिए शिक्षक को पहले अपने विद्यार्थियों के स्तर और उनकी समझ को जो है आंकना जरूरी होता है। इसलिए आप कहेंगे यहां पर छात्रों की समझ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति में जो है बल दिया जाता है। व्याख्यान पर बल दिया जाता है, भागीदारी पर, अनुशासन पर, डर पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति में जो है किस पर बल दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका भागीदारी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में जो है छात्र मूक दर्शक नहीं होते हैं बल्कि शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, शिक्षा में जो है आईसीटी का उपयोग मुख्यतः क्या होता है? आईसीटी का जो है साथियों मुख्य उपयोग क्या होता है यहां पर बता सकते हो? मूल्यांकन में, संप्रेषण में, प्रेरणा देने में, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। साथियों,
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का प्रयोग दोस्तों शिक्षण सामग्री को रोचक बनाने, मूल्यांकन करने और बेहतर संप्रेषण तीनों में जो है होता है। यहाँ पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। शिक्षा का जो है अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताएं। चलिएगा फटाफट यहाँ पर आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। शिक्षा का जो है अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, व्यक्तित्व विकास पर, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा का साथियों अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का जो है अंतिम उद्देश्य होना चाहिए व्यक्तित्व का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सफल शिक्षण का संकेत क्या है, बताइए। परीक्षा में अच्छे अंक, विषय में रुचि, व्यवहार परिवर्तन, प्रश्नों का उत्तर बताओ। चलिएगा यहां पर आप लोग इस प्रश्न का आंसर करें। सफल शिक्षण का जो है संकेत क्या है? परीक्षा में जो है अच्छे अंक लाना, विषय में रुचि, व्यवहार परिवर्तन और आपका दिया है प्रश्नों का उत्तर, बताएं। सफल शिक्षण का जो है साथियों संकेत क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग। चलिए जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों व्यवहारवाद के अनुसार जो है शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब छात्र के अपेक्षित व्यवहार में जो है सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का मतलब दोस्तों आप समझ ही रहेंगे टीचिंग, क्या भाई, टीचिंग। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, यह जो है किसका सिद्धांत है, बताएं। इस प्रश्न का उत्तर सभी प्यारे साथी यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। चलिए अच्छा, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ड्यूई ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों जॉन डेवी ने जो है बाल केंद्रित शिक्षा का जो है पुरजोर समर्थन करते हुए बच्चे को शिक्षा का जो है मुख्य केंद्र माना है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? रटंत विधि मानी जाती है, व्याख्यान, संवाद, यांत्रिक अभ्यास विधि। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें, बताओ। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो है कौन सी मानी जाती है? वो है साथियों आपकी संवाद विधि। कौन सी? संवाद विधि जो है सबसे बेहतर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रमुख अंग क्या है, बताएं। चलिएगा इमोशनल इंटेलिजेंस का जो है प्रमुख अंग क्या है? स्मृति है, संवेदनशीलता है, व्यवहार है और आपका दिया है अनुभव। संवेदनशीलता यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पैथी से साथियों अंग्रेजी बोलते हैं संवेदनशीलता को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर बताएंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रमुख अंग क्या होता है? वो होता है साथियों आपका संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षक को जो है छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रटाकर, डराकर, गतिविधियों के माध्यम से, उपेक्षा से, बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर बताएं। शिक्षक को जो है भाई छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रटाकर जी नहीं, डराकर बिल्कुल नहीं, उपेक्षा से बिल्कुल नहीं, गतिविधियों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एनसीएफ 2005 गतिविधि आधारित अधिगम की सिफारिश करता है जिससे जो है छात्र खेल खेल में जो है आसानी से सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गतिविधियों के माध्यम से। अगला सवाल ये रहा, शिक्षण और अधिगम के संबंध को जोड़ता है पाठ्यक्रम, उद्देश्य, मूल्यांकन और आपका दिया है कक्षा। इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए शिक्षण और आपका दिया है अधिगम, बताएं। अधिगम का मतलब दोस्तों क्या हो गया भाई? अधिगम का मतलब हो गया आपका लर्निंग यानी सीखना। शिक्षण का मतलब क्या हो गया भाई? टीचिंग। क्या? टीचिंग। चलिएगा तो भाई टीचिंग और आपका दिया है लर्निंग, यानी शिक्षण और अधिगम के संबंध को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? पाठ्यक्रम जोड़ेगा, उद्देश्य जोड़ेगा, मूल्यांकन जोड़ेगा या आपका कक्षा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उद्देश्य यानी पर्पस पर, वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। दोस्तों शिक्षण के तय उद्देश्य ही जो है यह निर्धारित करते हैं कि शिक्षक क्या पढ़ाएगा और छात्र क्या और कैसे जो है सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर बताएं। चलिएगा इस प्रश्न का आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। शिक्षण यानी साथियों टीचिंग में जो है
छात्र की भूमिका क्या होनी चाहिए? निष्क्रिय होती है, केवल श्रोता, सक्रिय और आपका दिया है आलोचक। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं सक्रिय ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों, रचनावादी दृष्टिकोण मानता है कि छात्र जो है ज्ञान का सक्रिय निर्माता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हैं। तो शिक्षण में साथियों छात्र की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सक्रिय होनी चाहिए, यानी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। आपका सी विकल्प जो यहां पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक्टिव लर्नर होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? बताएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। यहां पर मूल्यांकन है, अधिगम है, शिक्षण है, अनुशासन है। 33 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, मूल्यांकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शिक्षण के सामान्य चरणों में जो है सबसे आखिरी चरण जो होता है वो होता है आपका मूल्यांकन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन होता है जिससे साथियों उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच की जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चा जो है कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, ये सारी चीजें पता चलती हैं मूल्यांकन करने के बाद। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान में जो है व्यवहार को मापा जाता है परीक्षा फल से, क्रियाकलापों से, IQ से और आपका दिया है रुचि से। इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में जो है व्यवहार को कैसे मापा जाता है? बताएं। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रियाकलापों से मापा जाता है। साथियों, मनोवैज्ञानिक अवलोकनों के अनुसार जो है बालक के वास्तविक व्यवहार का मापन उसकी रोजमर्रा की क्रियाओं और गतिविधियों से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन जो दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके स्क्रीन पर, फीडबैक से क्या तात्पर्य होता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर आप यहां पर सभी दोस्त कर सकते हैं। फीडबैक से जो है साथियों क्या तात्पर्य होता है, यानी प्रतिक्रिया से साथियों क्या तात्पर्य होता है? शिक्षक का मूल्यांकन, पुनः अध्यापन, प्रतिक्रिया और आपका दिया है परीक्षा का परिणाम। बताएं। चलिए, अच्छा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं प्रतिक्रिया ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए भाई, छात्रों में जो है आत्मविश्वास उत्पन्न होता है दंड से, प्रतियोगिता से, प्रशंसा से और आपका दिया परीक्षा से। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बताएं, छात्रों में जो है आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कैसे? दंड देने से उत्पन्न होगा, कि प्रतियोगिता से उत्पन्न होगा, कि प्रशंसा करने से उत्पन्न होगा, कि परीक्षा से उत्पन्न होगा? तो बिल्कुल सिंपल सा साथियों सवाल है। छात्रों में जो है आत्मविश्वास तभी जो है उत्पन्न होगा जब जो है आप उनकी प्रशंसा करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा भाई, थार्नडाइक का प्रमुख योगदान जो है किस क्षेत्र में है? बताएं। इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं, थार्नडाइक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? साथियों, थार्नडाइक क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग इसका सही उत्तर बता सकते हैं, थार्नडाइक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? तो अधिगम के नियम में है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहां पर दिया गया है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एडवर्ड एल थार्नडाइक ने जो है अधिगम के 3 मुख्य नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और आपका, हाँ, ये आपके 3 नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और आपका प्रभाव का नियम। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखें, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो थार्नडाइक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? वो है आपका अधिगम के नियम में। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखें, शिक्षा में जो है स्मार्ट लक्ष्य का इसमें जो यम दिया गया है इसका अर्थ क्या है? बताएं। मोटिवेशनल है, मिजरेबल है, मीनिंगफुल है, मोरल है। 38 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए। चलिएगा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, मिजरेबल, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? मापन। क्या? मापन। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहां पर दिया गया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग देखिएगा। टबुला रासा का सिद्धांत जो है किसके द्वारा जो है यहां पर दिया गया? आप लोग बताएं किसने दिया? प्लेटो ने, अरस्तु ने, जॉन लॉक ने, स्किनर ने? बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी है। उतना इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है परीक्षा के लिए। अगला सवाल देखिए, ये रहा, कंस्ट्रक्टिविज्म की संकल्पना जो है किसके द्वारा दी गई? इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं।
जीन पियाजे को साथियों संज्ञानात्मक रचनावाद का जनक माना जाता है, जो मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना जो है स्वयं करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा आगे पढ़ेंगे हालांकि, तो ये सारी चीज़ें देखिएगा, ये जो मनोवैज्ञानिक संकल्पना है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपका जो है साथियों बिहार बीएड के लिए महत्वपूर्ण है, ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो यूपी बीएड के लिए यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन कवर किए गए हैं, क्योंकि भाई उनका एग्जाम है। ठीक है, और बिहार बीएड वाले भी इस क्लास को करेंगे, उनको नुकसान ये क्लास नहीं करेगी। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब छात्र गलती करें तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन जो है यूपी बीएड में आता है। डांटना चाहिए, सुधार का अवसर देना चाहिए, उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं। पहले देखिएगा, डांटना चाहिए, बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए, आपका गलत टैग वर्ड है। और उसके बाद है अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव टर्म है। सुधार का जो है अवसर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अध्यापन की सफलता निर्भर करती है किस पर। विषय पर अधिकार, कक्षा अनुशासन, शिक्षण विधि और आपका दिया है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। अध्यापन की सफलता जो है किस पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर जो दोस्त जा रहे हैं उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों एक सफल, ध्यान रखिएगा, एक सफल शिक्षण के लिए जो है विषय का गहरा ज्ञान, उपयुक्त शिक्षण विधियां और कुशल कक्षा नियंत्रण तीनों जो है आवश्यक होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी दोस्त ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाई लाइक करते हुए चलना आप लोग कृपया करके। ठीक है, सेशन को लाइक जरूर करें, फ्री में आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा दोस्तों नहीं लगता है, मोटिवेशन हमारा भी बढ़ता है। ठीक है, तो शिक्षण में जो है ब्लैक बोर्ड जो है किसका उदाहरण है बताएं। और जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कल जो है साथियों बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी जीके जीएस की महामैराथन क्लास। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। हो सकता है जीके जीएस की क्लास आपको आज प्रोवाइड की जाए, हो सकता है कल, 2 दिन में मिलेगा आपको। चैनल पर बने रहिएगा, आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक, जो खासकर जो है यूपी बीएड के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और आपका बिहार बीएड के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यूपी वालों उस क्लास को जरूर आप लोग करना जो आपकी जीके जीएस की महामैराथन क्लास आएगी। ठीक, चलिए राइट आंसर क्या है दोस्तों, ब्लैक बोर्ड जो है किसका उदाहरण है। यहां पर देखेंगे दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रव्य का है, सुनने का, और आपका दिया है दृश्य का, देखने का। श्रव्य दृश्य है आपका मौखिक दिया गया है। तो आप जानते हैं साथियों यहाँ आपका दृश्य सामग्री है, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, दृश्य का मतलब क्या साथियों, विजुअल यानी देखने योग्य। अगला सवाल देखें, टीचिंग इज ए स्किल, यह कथन जो है किसका बताएं। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, टीचिंग इज ए स्किल, यह जो है कथन किसका है। ये साथियों जो कथन है ये कार्टर विगुड का है। किसका, कार्टर विगुड का है। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कार्टर विगुड के डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार जो है शिक्षण विभिन्न कौशलों यानी स्किल्स का एक समूह या समुच्चय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछा जाए टीचिंग इज ए स्किल यह कथन किसका है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो कार्टर विगुड के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख कारक कौन सा है बताएं। अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख कारक जो है आपका कौन सा है, अभ्यास, प्रेरणा, अनुशासन और आपका दिया है समय। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया 45, इसका उत्तर आपका राइट क्या हो जाएगा, प्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान मानता है कि बिना अभिप्रेरणा यानी बिना मोटिवेशन के अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू या आगे नहीं बढ़ सकती। अधिगम का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन के बिना जो है कोई सीख नहीं सकता चीजों को। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें आप लोग, शैक्षिक मनोविज्ञान साथियों मानता है कि बिना अभिप्रेरणा बिना मोटिवेशन के अधिगम यानी सीखना की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू या आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या है, जो लोग जा रहे हैं प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, मोटिवेशन। अगला सवाल देखें, शिक्षा जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है बताओ, एकांगी है, द्विमुखी है, बहुआयामी है, निष्क्रिय है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। चलिए यहां पर आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है। ये साथियों आप देखेंगे एक प्रकार की बहुआयामी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त करेक्ट हैं। अगला सवाल, मूल्यांकन का साथियों उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, यानी इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है, छात्रों को पास करना, ज्ञान मापना, शिक्षक को आंकना, कक्षा नियंत्रित करना, बताएं।
राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ज्ञान को मापना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन का जो है मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान को मापना, ऑप्शन नंबर बी पर जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान क्या होती है बताइए। अच्छा वक्ता होता है, अनुशासन प्रिय होता है, प्रेरणादायक होता है, कठोर होता है, बताइएगा। चलिए फटाफट आप लोग सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देते हुए चलो। अच्छा, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर प्रेरणादायक पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान साथियों प्रेरणादायक के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, अधिगम के लिए जो है सबसे आवश्यक क्या है। ध्यान है, विषय है, विद्यालय है और आपका दिया है शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। अधिगम के लिए जो है सबसे आवश्यक जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहाँ पर बता सकते हो। चलिएगा, अधिगम के लिए जो है सबसे आवश्यक क्या है, वो है साथियों आपका ध्यान। ठीक है, यानी अटेंशन, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान यानी अटेंशन जो है अधिगम की यानी सीखने की जो है साथियों पहली शर्त होती है। बिना एकाग्रता या ध्यान के कोई भी विषय सीखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अटेंशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान आपका बहुत जरूरी होता है, अटेंशन आपका बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग इस क्लास में ध्यान बनाकर नहीं रखेंगे, अटेंशन नहीं रखेंगे, तो आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, नई चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, शिक्षक का सामाजिक दायित्व क्या होता है बताइएगा। शिक्षक का जो है एक टीचर का सामाजिक दायित्व क्या होता है, पढ़ाना होता है, समाज में बदलाव लाना, विद्यालय चलाना, परीक्षा कराना, बताइए। यहाँ पर दोस्तों 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 50 प्रश्न लेकिन अभी और हैं। ठीक है, तो आप धैर्य के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहें। देखिएगा, शिक्षक का जो साथियों सामाजिक दायित्व होता है वो क्या होता है, समाज में बदलाव लाना। क्या भाई, सोशल चेंजेस लाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, समाज शास्त्र के अनुसार जो है शिक्षक को साथियों सामाजिक परिवर्तन का दूत कहा जाता है। शिक्षक का कार्य जो है रूढ़ियों को मिटाकर प्रबुद्ध समाज की जो है स्थापना करना है, यानी प्रबुद्ध समाज बनाना है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत जो है समग्र विकास पर बल देता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहां पर करिएगा, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत जो है समग्र विकास पर बल देता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। अब जो लोग यहां पर जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास यानी आपका कॉग्निटिव, ये आपका जो है कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत जो है समग्र विकास पर बल देता है, तो वो है आपका साथियों संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, कौन सा मूल्यांकन जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का अंग नहीं है, बताएं। चलिए, इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं औचित्यात्मक, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है। उतना इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है। अगला सवाल देखो भाई, अधिगम की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान किसका निर्धारण करता है, बताओ। ये आपका महत्वपूर्ण है। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम यानी लर्निंग की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान किसका निर्धारण करता है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सीखने की गति का। ठीक है, आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD की संकल्पना जो है किसके द्वारा दी गई है, बताएं। चलिएगा भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ZPD की संकल्पना जो है किसके द्वारा दी गई। यहां पर जो लोग जा रहे हैं लियो वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों ये जो है एक मनोवैज्ञानिक है, क्या ये जो है एक मनोवैज्ञानिक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षक के व्यवहार में जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, बताओ। कठोर अनुशासन, ज्ञान का अहंकार होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, प्रतियोगी दृष्टिकोण होना चाहिए। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर बताएंगे। दोस्तों यहां पर जो सहानुभूति दिया है, सहानुभूति की जगह आप लोग कर लीजिएगा क्या भाई, समानुभूति। क्या, समानुभूति कर लीजिएगा, समानुभूति। ठीक है, यानी जिसे इम्पैथी बोलते हैं। क्या, इम्पैथी बोलते हैं। देखिएगा, सिंपैथी होता है एक वर्ड आपका, एक आपका इम्पैथी होता है। इम्पैथी जो है आपका ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, तो शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए भाई, इम्पैथी होना चाहिए। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इम्पैथी यानी समानुभूति कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब छात्र जो है कक्षा में ऊबन महसूस करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, डांट देना चाहिए, गलत है, व्याख्यान बढ़ा देना चाहिए,
शिक्षक पद्धति बदलना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। तो साथियों देखिएगा, डांटना नहीं चाहिए और व्याख्यान बढ़ा देना चाहिए, ये भी आपका गलत है। ठीक है, अगर कोई छात्र जो है क्लास में उबर महसूस कर रहा है तो व्याख्यान क्या आप बढ़ाओगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाओगे, एक्सप्लेन करोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डांटना चाहिए? बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। उपेक्षा करनी चाहिए? जी नहीं। शिक्षण पद्धति में जो है बदलाव करना चाहिए। ठीक है, दूसरे शिक्षण जो आपका टीचिंग मेथड होता है, दूसरे टीचिंग मेथड को जो है अपनाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी पद्धति जो है रचनात्मक चिंतन को अधिक प्रोत्साहित करती है? बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। कौन सी पद्धति जो है रचनात्मक चिंतन को जो है अधिक प्रोत्साहित करती है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक पद्धति आपका है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट है, प्रयोगात्मक पद्धति। ठीक है, करके सीखने और प्रयोग करने से साथियों छात्रों में जो है अपसारी चिंतन और रचनात्मक माफ कीजिएगा भाई, मैराथन क्लास लेते लेते आवाज भी फंसने लगी है, रचनात्मकता का विकास होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल देखें, अधिगम की प्रक्रिया में जो है अनुकरण की भूमिका किस पर अधिक निर्भर करती है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। चलिए, अधिगम की प्रक्रिया में अनुकरण की भूमिका किस पर अधिक निर्भर करती है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? छात्र की आयु पर, शिक्षक की डांट पर, शिक्षक की भूमिका पर और आपका दिया पाठ्य पुस्तक पर। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका शिक्षक की भूमिका पर। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, कौन सा कथन जो है प्रभावी फीडबैक को परिभाषित करता है? बताएं। कौन सा कथन जो है प्रभावी फीडबैक को परिभाषित करता है? फीडबैक केवल जो है सकारात्मक हो, फीडबैक हमेशा शिक्षक दे, फीडबैक उद्देश्य सापेक्ष और सुधारात्मक होना चाहिए, फीडबैक केवल परीक्षा के बाद ही दिया जाता है? बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या बताएं आप लोग? साथियों, प्रभावी प्रतिपुष्टि यानी प्रभावी फीडबैक वही है जो छात्र को उसकी कमियां बताएं और उसे सुधारने का जो सही मार्गदर्शन करें। यानी आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, स्मार्ट लक्ष्य में जो साथियों टी का अर्थ क्या बता सकते हैं आप लोग? स्मार्ट लक्ष्य में जो आपका टी दिया है, टी का मतलब यहां पर क्या होता है? टी का मतलब साथियों होता है टाइम बाउंड। क्या? टाइम बाउंड। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, शैक्षिक लक्ष्यों के प्रबंधन में जो है टी का अर्थ समयबद्ध यानी टाइम बाउंड होता है, अर्थात लक्ष्य एक निश्चित समय में जो है पूरे होने चाहिए। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, कौन से शिक्षण विधि जो है चाइल्ड सेंटर्ड मानी जाती है? ठीक है, बताओ कौन सी शिक्षण विधि जो है छात्र केंद्रित मानी जाती है? आप सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करो। चलिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं प्रयोगात्मक विधि ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक विधि में जो है छात्र स्वयं जो है सक्रिय रहकर प्रयोग करता है, इसलिए जो है पूर्णतः बाल केंद्रित होती है। ठीक है, तो आपका जो आपका ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रभावी शिक्षण में जो है तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कब लाभकारी होता है? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर सभी दोस्त करेंगे। प्रभावी शिक्षण में जो है तकनीकी का प्रयोग कब लाभकारी होता है? इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं, जब वह सीखने को सहायता करे, वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण किस अधिगम सिद्धांत से जो है जुड़ा हुआ है? बताओ। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण जो है किस अधिगम सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत और आपका व्यवहारवादी सिद्धांत, उसके बाद दिया आपका विकासात्मक सिद्धांत। राइट आंसर क्या बता सकते हो आप लोग? सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों व्यवहारवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, शिक्षण में जो है स्वयं मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बताओ। शिक्षण में स्व मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर करोगे। चलो भाई, सही उत्तर क्या है सभी लोग बताएं। छात्रों को अधिक अंक दिलाना, छात्रों में आत्म जवाबदेही विकसित करना, छात्रों को शिक्षक पर निर्भर बनाना, केवल औपचारिकता का निभाना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, छात्रों में जो है आत्म जवाबदेही विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, कौन सी विधि जो है समूह कार्य पर बल देती है? बताइएगा। कौन सी विधि जो है समूह कार्य पर बल देती है? व्याख्यान विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, परियोजना विधि है और आपका दिया परीक्षा विधि। चलिए, तो वो साथियों आपकी प्रोजेक्ट विधि यानी आपका क्या हो जाएगा?
प्रोजेक्ट विधि यानी आप कह सकते हो यहाँ पर परियोजना विधि। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखें भाई, ये रहा, प्रभावी शिक्षण के लिए जो शिक्षक का सबसे पहले ध्यान जो है किस पर होना चाहिए, बताओ। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक का सबसे पहले ध्यान जो है किस पर होना चाहिए, विषय की गहराई पर, छात्र की आवश्यकता पर, मूल्यांकन की तैयारी पर, पाठ्य पुस्तक पर। तो इस प्रश्न का जो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं, छात्र की आवश्यकता पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, अधिगम में जो है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षण क्या उत्पन्न करता है, बताएं। अधिगम में जो है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षण जो है क्या उत्पन्न करता है, इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तर्क एवं विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है अधिगम को अवरुद्ध कर सकता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, चलिएगा इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सी पर, चिंता पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, शिक्षक में जो है नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता होती है, शिक्षक में जो है नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता होती है, केवल परीक्षा लेने के लिए, छात्रों को प्रभावित करने हेतु, प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रेरणादायक वातावरण बनाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रेरणादायक वातावरण बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये रहा आपका अगला सवाल। साथियों, जब कोई छात्र जो है लगातार पिछड़ता है तो एक आदर्श शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे अलग बैठा देना चाहिए, गलत बात है, माता पिता को बुलाना चाहिए, नहीं, विशिष्ट ध्यान और परामर्श देना चाहिए, उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पॉजिटिव जो आंसर हो जाएगा साथियों, उसे जो है विशिष्ट ध्यान और परामर्श देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो है इस क्लास में पूरे 70 क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के कवर किए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, और आशा करता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग बिल्कुल इसको रट लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नया स्कूली ढांचा क्या है, 5+3+3+4, ये आपका रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो गया बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये आपका है एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बाल वाटिका में जो है किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद साथियों आपका जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है वो है आपका क्या भाई, हाँ, ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, सुगमकर्ता के रूप में है। ठीक है, और देखिएगा ये आपका बुद्धिलब्धि जो फार्मूला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपका बुद्धिलब्धि फार्मूला है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100, ये आपका जो है फार्मूला होता है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है भाई, और साथियों एक प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका, ठीक है, यहां से हो सकता है आपकी बार एक प्रश्न पूछा जा सके। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट कौन सा है भाई, एक्ट अधिनियम अगर आपसे पूछे कौन सा अधिनियम है तो 2009 अधिनियम है। शिक्षा अधिकार अधिनियम कौन सा है, 2009 है। अच्छा, ये लागू कब हुआ अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, देखिएगा दो प्रश्न यहां से बनते, कैसे बनेगा, आपसे पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका कौन सा है, 2009, आरटीई एक्ट 2009 है, और ये लागू कब हुआ दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को। दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप लोग इस क्लास को कर लीजिएगा, और ये जो आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताया हूं इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये क्लास समाप्त हुई। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि लाइक की संख्या ये बता देती है कि आपकी ये क्लास जो है आपको कैसी लगती है। ठीक है, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी जो है जीके जीएस की आपको मैराथन क्लास लगानी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा, वहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कवर करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। यदि आप हमसे जो है कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर लोगो बना होगा, उस पर क्लिक करिएगा, जाकर फॉलो कर लीजिएगा और मैसेज करिएगा जो भी आपके क्वेश्चन हो। ठीक है, जवाब आपको वहां पर दे दिया जाता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।